शनिवार को यूपी विधानसभा सदस्यों से भरी हुई थी। योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए। अखिलेश यादव ने प्रयागराज शूटआउट कांड पर सरकार को जवाब देने को कहा। योगी ने शुरुआत ही वहीं से की। अखिलेश ने और उकसाया तो योगी अपने रौद्र रूप में आ गए और मुंह से निकला, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये आवाज हर किसी के कान में गूंजती रही और 72 घंटे भी नहीं बीते इस कथनी को करनी में बदल दिया गया। उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपियों में से एक को यूपी पुलिस ने जहन्नुम पहुंचा दिया। इसके जरिए फिर साफ मैसेज दे दिया, दबंगों और माफियाओं के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अब आपको माफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन आंकड़ों में बताते हैं। 2017 से पिछले साल नवंबर तक यूपी में 170 अपराधियों को मार गिराया गया। 4500 से ज्यादा अपराधी पुलिस की गोली लगने पर अस्पताल पहुंचे। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद 2017 में पहला एनकाउंटर 27 सितंबर को मंसूर पहलवान का हुआ था। मंसूर सहारनपुर का रहने वाला था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। बिकरू कांड के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे की गाड़ी पलटी और उसका एनकाउंटर हुआ था। वहीं वाराणसी में तैनात उप निरीक्षक अजय यादव को गोली मारकर हत्या की गई और उनकी सर्विस रिवॉल्वर लूट ली गई। तो भी पुलिस ने आक्रामक तेवर दिखाए थे। पिस्टल लूटने वाले इन बदमाशों को ऑपरेशन पाताल लोक के तहत मुठभेड़ में मार गिराया गया था। वाराणसी में ही बिहार के कुख्यात मनीष और रजनीश को मुठभेड़ में मार गिराए जाने पर पुलिस टीम को 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई थी। सीएम योगी खुद कई बार खुले मंचों से कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो गाड़ी भी पलटेगी और बुलेट भी चलेगी। हालांकि विपक्ष कई बार ऐसे एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन सच यह है कि इन तमाम मरने वालों का रिकॉर्ड बताता है कि ये दुर्दांत अपराधी थे। इनके कारण लोगों में डर था। इनमें से बड़ी संख्या में इनामी थे। शनिवार को योगी की इस भविष्यवाणी के 2 दिनों के भीतर ही उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपियों में से एक को वाकई में मिट्टी में मिला दिया गया। शुक्रवार को उमेश पाल और उनके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में घायल दूसरे सुरक्षाकर्मी राघवेंद्र सिंह को गंभीर हालत में SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से रविवार को उन्हें लखनऊ भेज दिया गया था। विधायक राजू पाल हत्याकांड के उमेश पाल मुख्य गवाह थे। हत्या में शामिल आरोपियों में से एक अरबाज को सोमवार को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था, अरबाज उस कार का ड्राइवर था। पुलिस के साथ अरबाज की मुठभेड़ दोपहर करीब 3 बजे हुई। अरबाज के साथ और 2-3 लोग थे जो मौके से भाग गए। देखिए, 2 घंटे के लिए अगर CBI ईडी किसी के पास भी आती है तो देश का बादशाह बन जाएगा आज के ज़माने में। लेकिन लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की बात नहीं है। आज भी अलोकतांत्रिक तरीके से ये देश चल रहा है। सिर्फ विरोधी है अपने, इसीलिए उनको सताया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मैंने कल भी कहा कि आपके पार्टी में सिर्फ संत महात्मा और साधु बैठे हैं क्या, कि 10 दिन हिमालय और केदारनाथ से अप डाउन करते हैं मंत्रालय में? आपके सब MLA MPs, हाँ, आपके फाइनेंसर, जिसने LIC को लूटा, पंजाब नेशनल बैंक को लूटा, स्टेट बैंक को लूटा, जनता का पैसा है, उनको नहीं हाथ लगाने की हिम्मत आपको? तो इसलिए अगर किसी ने कहा है कि 2 घंटे के लिए CBI ईडी दीजिए, सबको सीधा कर दूंगा, ये उसके मन की भड़ास है। हाँ, एक प्रकार से एक अंदर से जो आदमी खुल जाता है, ये सबके मन में भड़ास है। ये आप सिर्फ इस प्रकार के जो यंत्रणा है, सिस्टम है, उनका गैर इस्तेमाल करके आप ये सब कर रहे हो। ये सब कुछ दिख रहा है। आपके पार्टी के मैं 100 लोगों के नाम दे सकता हूँ और दिया भी है। किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं? संसद में बार बार सवाल उठते हैं, राहुल गांधी उठाते हैं, हम सब उठाते हैं। क्या किया आपने? क्या किया आपने? मुझे बताइए। उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल से हत्याकांड का कनेक्शन। इसी हॉस्टल में रची गई थी हत्याकांड की साजिश।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पहले खबर लगी थी कि हत्या की साजिश माफिया डॉन अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठकर रची, तो वहीं हत्याकांड में शामिल अरबाज को पुलिस ने सोमवार को ढेर कर दिया था। अरबाज की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। इस पूरी साजिश में अब सदाकत नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, जो कि गाजीपुर का रहने वाला है। सदाकत इस वक्त एसटीएफ की हिरासत में है। इससे पूछताछ जारी है। सदाकत खान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता है। उसने उस कमरे में साजिश किए जाने की बात बताई है। सदाकत खान ने इस साजिश में शामिल कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं। व्हाट्सएप कॉल के जरिए की गई कॉल की जानकारी भी उसने दी है। पुलिस की टीम ने उसके कमरे की तलाशी ली, जहां से कुछ चीजें भी मिली हैं। मृतक उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के साथ साथ 9 अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120B, 34 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वारदात को लेकर बात करें तो सूत्रों का कहना है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ही हत्याकांड की साजिश रची थी। अतीक अहमद के करीबी प्रॉपर्टी डीलर के डील में उमेश पाल लगातार अड़ंगा डालने लगा था। यूपी एसटीएफ को घटनास्थल से कई सबूत मिले हैं। बता दें कि राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश पाल की हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर लग रहा है। पुलिस ने उमेश पाल की पत्नी जयापाल की तरफ से की गई शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अतीक अहमद के साथ अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल और उसके गनर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वही उमेश पाल था जो राजूपाल हत्याकांड में गवाह था। उमेश के गाड़ी के साथ उतरते ही बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान उनकी और उनके गनर की गोली लगने से मौत हो गई थी। बदमाशों ने इस हत्याकांड को 44 सेकंड में अंजाम दिया था। अब उमेश की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लग रहा है। मुसीबतों में फंसे अदानी ग्रुप को एक के बाद एक कई झटके लग चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका की मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस कंपनी जेपी मॉर्गन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट रिसर्च एनहेंस्ड इंडेक्स इक्विटी की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने ईएसजी फंड ने अदानी ग्रुप की कंपनियों से अपना पूरा फंड निकाल लिया है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि इस कंपनी ने अदानी ग्रुप में ईएसजी फंड के रूप में निवेश किया था, लेकिन अब उसने अदानी ग्रुप में अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन की अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड में ईएसजी फंड्स के रूप में 0.04% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब उसकी अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में ईएसजी फंड के रूप में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि बता दें कि अदानी ग्रुप में नॉन ईसीजी फंड में जेपी मॉर्गन का निवेश अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स रिसर्च एनहेंस्ड इंडेक्स इक्विटी ने अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड में 70,000 से अधिक शेयर बेच दिए हैं। उसके पास मई 2021 से ये शेयर थे। इसी तरह जेपी मॉर्गन एसी एशिया पिफिक्स एक्स जापान रिसर्च एनहेंस्ड इंडेक्स इक्विटी ने 1,350 शेयर बेच दिए हैं। हालांकि अब भी कई बड़ी निवेश कंपनियों का अदानी ग्रुप के ईएसजी फंड में निवेश है। इनमें ब्लैक रॉक आईएनसी और डीडब्ल्यूएस ग्रुप की फंड मैनेजमेंट यूनिट शामिल हैं। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप को हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही लगातार झटके लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट के बाद से ही ग्रुप की कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बता दें कि अदानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 3 को भारी नुकसान हुआ है। इसमें अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन शामिल हैं। इन 3 कंपनियों के मार्केट कैप में
पिछले एक महीने में 75% से ज्यादा गिरावट आई है। वहीं समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस को 65% का नुकसान हुआ है। अदानी ग्रुप के शेयरों में करीब 30,100 करोड़ रुपए की इक्विटी एक्सपोजर रखने वाली LIC भी अब इसी पोर्टफोलियो में घाटे का सामना कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि अदानी ग्रुप की कंपनियों में ये घाटा कब तक जारी रहेगा और गौतम अडानी इस मुसीबत से कब तक बाहर आएंगे। Thank you.